आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की श्रृंखला में हम लोग आज यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड का पहला क्वेश्चंस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि अनवरत एग्जाम में आते रहते हैं उसको हम लोगों ने कवर किया था। उसी कड़ी में हम लोग यूनिट सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज डिमांड? एक्सप्लेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ डिमांड। मांग क्या है और मांग को अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिमांड अर्थात मांग का अर्थ। आम बोलचाल में इच्छा, आवश्यकता एवं मांग का एक ही अर्थ लगाया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में इन तीनों का अर्थ एक दूसरे से भिन्न है। अर्थशास्त्र में प्रत्येक इच्छा मांग नहीं होती। मांग का अर्थ एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से होता है जो उपभोक्ता बाजार में किसी निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर क्रय करने के लिए तैयार रहते हैं। अन्य शब्दों में किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा तथा उसकी कीमत से संबंधित होती है जो समय विशेष पर खरीदी जा सकती है। देखिए, जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं मेरी इच्छा है, मेरी आवश्यकता है और मेरी मांग है। इन तीनों का अर्थ हम एक ही तरह से समझते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में इन तीनों को एक दूसरे से भिन्न भिन्न माना गया है। अर्थशास्त्र की भाषा में इच्छा ही मांग नहीं होती, बल्कि मांग का अर्थ है दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से होता है जो उपभोक्ता बाजार में किसी निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर क्रय करने के लिए तैयार रहते हैं। मात्र यह बात कहना कि मेरी मांग 10 किलो चावल की है, अर्थशास्त्र के अनुसार यह गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र में मांग 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, 3 वेरिएबल्स पर निर्भर करती है। पहला प्राइस अर्थात मूल्य, दूसरा टाइम अर्थात समय, तीसरा
क्वांटिटी अर्थात मात्रा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पे मुझे 10 किलो चावल सप्ताह में 20 रुपए किलो चाहिए। यहां पर देखिए तीनों चीजें एक साथ पूरी हो रही हैं, मूल्य भी, टाइम भी और क्वांटिटी भी। अर्थशास्त्र में इसको मांग कहते हैं। अब विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसकी डिफरेंट डिफिनीशंस हैं, अर्थात परिभाषा है। इनमें से कुछ मांग की परिभाषाएं आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। सबसे पहली परिभाषा है मांग की। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्र है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। इसी तरह से लिप्से के अनुसार किसी वस्तु की मात्रा जो घरेलू उपयोग की इच्छा से क्रय की जाती है मांग की मात्रा कहलाती है। बाघ के अनुसार किसी वस्तु की मांग उस वस्तु मात्रा तथा उसकी कीमत से संबंधित होती है जो कीमत विशेष पर खरीदी जा सकती है। मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेता किसी समय विशेष पर सभी संभावित मूल्यों में खरीदने के लिए तत्पर रहता है। तो इस प्रकार से हम मांग की अलग अलग परिभाषाओं को समझ सकते हैं। अब काइंड्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार। किसी वस्तु की मांग 3 बातों पर प्रभावित होती है: कीमत, आय, पूरक वस्तुएं। इस आधार पर मांग को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला, मूल्य मांग अर्थात प्राइस डिमांड। दूसरा, इनकम डिमांड, आय मांग। तीसरा, क्रॉस डिमांड, आड़ी तिरछी मांग। तो सबसे पहले मूल्य मांग। मूल्य मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समयावधि में निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती हैं। यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत बढ़ जाने से उनकी मांग कम हो जाएगी और वस्तु की कीमत घट जाने से उनकी मांग बढ़ जाएगी। यहां अन्य बातें समान रहे शब्द का मतलब यह है कि जिस समय विशेष का उपभोक्ता किसी वस्तु विशेष की मांग करता है उस समय उपभोक्ता की आय, रुचि, व्यवहार एवं उसके आय स्तर में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल मांग का अगर मैं समरी की बात करूं तो कुछ ऐसे है: यदि सभी बातें सामान्य हैं, एक सामान्य स्तर पर वो काम कर रहा है,
तो जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो लोगों में उसकी मांग बढ़ जाती है। वहीं उसके विपरीत यदि कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। सेकंड है आय मांग। आय मांग किसी वस्तु की उन मात्राओं को व्यक्त करती है जो अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता द्वारा आय के भिन्न स्तरों पर खरीदी जाती है। ऐसी मांग का संबंध वस्तु के मूल्य से न होकर उपभोक्ता की आय से होता है। आय मांग का विश्लेषण करते समय हम वस्तुओं के मूल्य, उपभोक्ता की रुचि आदि तत्वों को स्थिर मान लेते हैं। आय मांग की दृष्टि से आय के बढ़ने पर मांग बढ़ती है और आय के घटने पर मांग कम होती है, अर्थात आय और मांग में सीधा संबंध होता है। देखिए, दूसरी प्रकार की जो मांग है आय मांग, इसकी जो समरी है वो कुछ ऐसी है। इसमें जो मांग बढ़ती है वो उसकी प्राइस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उपभोक्ता के इनकम पर डिपेंड करती है। उपभोक्ता की आय जितनी अधिक होगी, प्रोडक्ट की मांग उतनी अधिक होगी। यदि उपभोक्ता की आय कम होगी तो डेफिनेटली उस वस्तु का उपभोग भी वो कम करेगा, तो उसकी मांग कम होगी। मतलब इस प्रकार की जो मांग है इसका सीधा सीधा संबंध आय और मांग पर डिपेंड करता है। तीसरी टाइप्स की है आड़ी अथवा तिरछी मांग। जब किसी वस्तु की मांग पर अन्य वस्तुओं कीमत में होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है तो उसे उस वस्तु की तिरछी मांग कहते हैं। मीन्स ये जो तीसरी टाइप की आय है, क्रॉस डिमांड इसको बोलते हैं। जब किसी वस्तु में अन्य वस्तुओं की कीमतें में होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। मतलब रॉ मटेरियल, मजदूरी, प्रोडक्शन कास्ट, एडवर्टाइजिंग कास्ट, ये सारी की सारी चीजों की वजह से उसकी कास्ट में कोई परिवर्तन होता है, उस मांग को हम लोग तिरछी मांग के नाम से जानते हैं। डिमांड शेड्यूल, मांग तालिका या मांग सूची या मांग सारणी, तीनों नामों से इसे जाना जाता है। मांग तालिका से अभिप्राय एक ऐसी तालिका से है जिसमें किसी वस्तु को विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मात्रा को दर्शाया जाता है। अन्य शब्दों में किसी बाजार में एक निश्चित समय पर दिए हुए मूल्यों पर वस्तु की जितनी मात्रा बेची जाती है, यदि उस वस्तु की उस मात्रा को एक तालिका के रूप में दिखाया जाए तो यह मांग तालिका कहलाती है। मीन्स एक हम टेबल बनाते हैं, उस टेबल में हम मांग और उसकी सूची, मीन्स उसकी प्राइस क्या है और उस वस्तु की मात्रा का उपभोग क्या है, उसको टेबुलर अर्थात टेबल के रूप में जब रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम लोग डिमांड शेड्यूल अर्थात मांग तालिका के नाम से जानते हैं। मांग तालिका की परिभाषा हैंसन के अनुसार कीमतों के विभिन्न स्तरों पर मांगी गई वस्तु की मात्रा को बताने वाली सूची मांग तालिका है। यह दो प्रकार की होती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल अर्थात व्यक्तिगत मांग तालिका, दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल अर्थात बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत
मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका का आशय ऐसी तालिका से है जिसमें किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दर्शाया जाता है जो एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा उसके विभिन्न मूल्यों पर क्रय की जाती है। अन्य शब्दों में, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता एक वस्तु की किस मूल्य पर कितनी मात्रा खरीदेगा, यह व्यक्ति मांग तालिका द्वारा स्पष्ट की जाती है। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में है कि कोई भी प्रोडक्ट है, उसके मूल्य के आधार पर जो उपभोक्ता के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की मांग है, उसे हम लोग व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक तालिका बनी हुई है, व्यक्तिगत मांग तालिका। एक तरफ है आम का मूल्य रुपए प्रति किलो, मांगी गई मात्रा प्रतिदिन। जब आम का मूल्य 8 रुपए प्रति किलो था तो प्रतिदिन उसकी मात्रा क्या मांगी गई थी? 1 किलो। जब उसका मूल्य घटकर 5 रुपए हुआ तो 2 किलो की मांग हो गई। उसका मूल्य जब 4 रुपए किलो हुआ तो उसकी मांग 3 किलो हो गई, और जब उसकी कीमत 3 रुपए हो गई तो उसकी मांग 4 किलो हो गई। तो ये दर्शाता है कि जैसे जैसे मूल्य घटता है वैसे वैसे मांग बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है डिमांड शेड्यूल में बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका का अर्थ ऐसी तालिका से है जिसमें किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दर्शाया जाता है जो सभी उपभोक्ताओं द्वारा कुल मिलाकर उसके विभिन्न मूल्यों पर क्रय की जाती है। सामान्य शब्दों में व्यक्तिगत मांग का योग ही बाजार मांग कहलाता है। मतलब अब बाजार में क्या होगा, व्यक्तिगत जैसे कई सारे कस्टमर्स जब किसी चीज को मांग करते हैं उसको बाजार मांग तालिका कहा जाता है। व्यक्तिगत में क्या होता है, हम सिर्फ अपनी बात करते हैं। जब बाजार की, मार्केट की बात आती है तो हमारे जैसे कि जो भी कंज्यूमर्स वहां जाते हैं, कस्टमर्स, उन सभी की एक जो टेबल बनाई जाती है उसे मांग तालिका के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए वही कहानी है, आम वाला जो पिछले टेबल दी हुई थी। आम का मूल्य रुपए प्रति किलो, व्यक्तिगत मांग तालिका दैनिक, मांगी गई मात्रा व्यक्तिगत उपभोक्ता, मतलब यहाँ 3 उपभोक्ता है ए बी सी, और बाजार में मांग तालिका के हिसाब से ए बी एवं सी के द्वारा कितनी मात्रा मांगी गई। तो आप देखिए, जब आम का मूल्य 8 रुपए किलो था तो उपभोक्ता ए के द्वारा 3 किलो, उपभोक्ता बी के द्वारा 7 किलो, उपभोक्ता सी के द्वारा 1 किलो, टोटल 11 किलो। जब मूल्य घटकर 5 रुपए हो गया तो ए के द्वारा 6 किलो, बी के द्वारा 9 किलो और सी के द्वारा 2 किलो, टोटल 17 किलो। लेकिन आप जरा देखिए, पहले 8 रुपए किलो की अपेक्षा इसमें बढ़ोतरी हुई है। फिर जब उसका मूल्य 4 रुपए हो गया प्रति किलो तो उपभोक्ता ए के द्वारा 8, उपभोक्ता बी के द्वारा 12 और उपभोक्ता सी के द्वारा 3, अर्थात 23। अभी देखिए दूसरी की अपेक्षाकृत ये बढ़ रहा है। जब उसका मूल्य 3 रुपए किलो हो गया तो उपभोक्ता ए के द्वारा 10, बी के द्वारा 15 और सी के द्वारा 4, टोटल हो गया 29, अर्थात 29। अब देखिए जैसे जैसे मांग घटती जाती है जैसे जैसे मूल्य घटता जाता है वैसे वैसे मांग बढ़ती जाती है। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखेंगे जो था इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ डिमांड, अर्थात अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डिमांड, मतलब मूल्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट डिटरमाइंस हाउ मच पीपुल विल बाई द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी उत्पाद की कीमत यह निर्धारित करती है कि लोग उस विशेष उत्पाद को कितना खरीद रहे हैं। When the price of a normal goods increase, the quantity demand for the product decrease. जब किसी सामान्य उत्पाद की
कीमत बढ़ा दी जाती है तो उस प्रोडक्ट की मांग जो है घट जाती है। दिस इज व्हेन अदर फैक्टर दैट डिटरमाइंस डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड। लेकिन सभी चीजें समान रहने के बाद भी कुछ और भी फैक्टर्स हैं इसके अलावा जिसमें उसकी मांग घटती है। When the other factor do change, the prevailing condition of a demand for the product changes. लेकिन अन्य कारक बदलने के बावजूद भी उत्पाद की मांग की मौजूद स्थितियां बदल जाती हैं। These are known as determinants of demands. हम इसे मांग के निर्धारक के रूप में जानते हैं। These are known as Let's us look at the factors other than price which influence demand. आइए हम कीमत को छोड़कर अन्य कारकों को भी देखें जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो अब जो प्रोडक्ट्स होता है वो डिपेंड करता है, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी मांग को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ द गुड, मतलब अच्छी कीमत। प्रोडक्ट की कीमत यदि अच्छी है, बढ़ी हुई है, तो डेफिनेटली उसकी मांग क्या होगी, कम होगी। प्री रिसीव्ड क्वालिटी, कथित गुणवत्ता, मतलब पहले से निश्चित होगा नहीं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन से भी लोग प्रभावित हो जाते हैं, नहीं भी प्रभावित होते हैं। इनकम, आय, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आय से भी प्रभावित होते हैं। कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता का विश्वास। अब एक उपभोक्ता का विश्वास जिस पे है वो उसी को लेगा, बाकी भले कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में क्यों ना आ जाए। चेंज इन द टेस्ट एंड द फैशन, फैशन के हिसाब से लोगों का स्वाद भी बदलता है, उसके हिसाब से इफेक्ट होती है। तो ये एक फिगर आप लोगों को देख पा रहे होंगे। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड्स, प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, चेंज इन टेस्ट फैशन, सीजनल्स एंड द एडवर्टाइजिंग। ये कारक हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद। ये आप लोगों को यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है।